गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैंने बड़े दिनों से कोई वीडियो नहीं डाली थी सेकंड लेक्चर के बाद। मैंने आज सोचा कि चलो आज वीडियो बनाती हूँ और डाल देते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। पिछली बार हमने किया था, हिस्ट्री की थी हमने कंप्यूटर की। उसके बाद है हमारे पास क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो ये मैंने थोड़े से नोट्स बनाए थे, थोड़े से शॉर्ट नोट। तो हम आज उसी से करेंगे। बाकी जो क्लासिफिकेशन, जो इसकी एक्सप्लेनेशन होगी वो हम बुक से करेंगे। जो सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स जो है वो तीन तरह से क्लासीफाई किए गए हैं। फर्स्टली है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन। सेकेंड वन इज़ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डाटा processing techniques, and third one is classification of computers on basis size and speed. So ये हम पढ़ लेते हैं क्लासिफिकेशन में क्या लिखा है इन्होंने। कंप्यूटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट inventions of mankind. There are many types of computer in the market, each type performing different jobs. The qualified computer architectures design computers according to specific requirements. Now computers are shrunk to the size of small walls depending on the processing power and sizes of computer. They have been classified under various types. Computers can be classified on the basis of generations, जैसे कि मैंने बताया आपको, डाटा प्रोसेसिंग टेक्निक्स एंड साइज एंड स्पीड। ओके, सो हमारे पास तीन टेक्निक्स हैं अपने कंप्यूटर्स को क्लासीफाई करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज़ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशंस। इसमें क्या है कि मतलब जब 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 कब कंप्यूटर जो है इन्वेंट हुआ स्टार्ट, उसमें कौन कौन सी नए नए सालों में कौन कौन सी उसमें चीज़ें ऐड हुई, ताकि जो कंप्यूटर अब तक हम देखते हैं वो कैसे बना आज तक, वो सब कुछ जनरेशन्स में बताया गया। ठीक है, ओके। नाउ फर्स्ट हमारे पास 5 जनरेशन्स हैं। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन जो है वो स्टार्ट हुई 90, मतलब जो कंप्यूटर है वो हमारे पास 1942 से बनना स्टार्ट हुआ, मतलब इन्वेंट होना शुरू हुआ, और 1955 तक उसकी प्रोसेसिंग चलती रही और उसमें कुछ न्यू न्यू फीचर्स ऐड होते रहे। ठीक है, सेकंड जनरेशन 1956 टू 1964, थर्ड जनरेशन 1964 टू 1971, एंड फोर्थ जनरेशन में 1975 टू 1989, एंड फिफ्थ में जो प्रेजेंट है और जो आगे भी चलता रहेगा। ठीक है, उसके जो चेंजेस है वो आगे भी चलते रहेंगे। अभी हम इन सभी पॉइंट्स को डीपली करेंगे। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशंस, capacitors to store binary data, and punch the cards to communicate, that is input and output. A vacuum tube was a fragile glass device. It used filaments as a source of electrons and could amplify and control signals. Vacuum tubes produced lot of heat and were small in size. These were able to perform computations in milliseconds. मतलब जो फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर था उसमें हम वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करते थे, जो कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होता था, और जो बाइनरी डाटा है वो उसको स्टोर रखता था। बाइनरी डाटा मीन्स कि जो कंप्यूटर है हमारा वो 0 to 1 लैंग्वेज ही यूज़ करता है, उसको स्टोर करके रखता था अपने पास कैपेसिटर्स में। ठीक है, एंड जो पंच कार्ड थे वो कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करते थे हमें, कि जैसे अगर एक यूज़र ने हमें इनपुट दी है कंप्यूटर को, तो उसकी आउटपुट वगैरह सारा कुछ वो देखते थे। और जो वैक्यूम ट्यूब की हम बात कर रहे हैं कि मतलब इन फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुई है, वो उसके बारे में बताया ये कि वैक्यूम ट्यूब जो है वो किसकी थी। मतलब एक फ्रेगाइल गैस, मतलब एक कांच का डिवाइस था। इट यूज फिलामेंट्स एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन्स यूज़ होते थे एंड एम्पलीफाई करते थे, सिग्नल्स को कंट्रोल करते थे। ठीक है, और जो वैक्यूम ट्यूब्स है वो काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोवाइड करते थे, जिससे कि मतलब, और जो होते भी छोटे छोटे थे साइज़ में, कुछ इस तरह से ये देख सकते हैं आप इस डायग्राम में। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसका नाम था IBM 650। ठीक है, दिस वॉज ऑफ एन इंटरमीडिएट साइज, वो डिज़ाइन टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिजनेस एंड साइंटिफिक
applications. In 1951, the UNIVAC used magnetic tape to store input-output. जो मतलब ये हमारे पास 1951 में हमारे पास हमने ये बनाया और उसमें क्या मतलब मैग्नेटिक टेप यूज़ हुई जो कि स्टोर करती थी इनपुट और आउटपुट को, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारे पास ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इट वाज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विच यूज वैक्यूम ट्यूब्स। मतलब ये फर्स्ट ऐसा कंप्यूटर था कि जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स जो थी वो यूज़ होती थी, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे करेक्टरिस्टिक्स। These computers use vacuum tubes for internal logic and capacitors for storage. These machines were bulky in size. Due to their big size, they were not portable. ये portable नहीं थी। portable मतलब कि हम ये मतलब मशीन इतनी बड़ी थी कि हम इनको मतलब किसी भी टाइम पे इधर से उधर नहीं कर सकते थे easily, ठीक है। These मतलब जो इनका साइज़ था वो भी बड़ा था। In these computers, instructions were written in machine and assembly language only, so only experts could understand. मतलब कि इस कंप्यूटर्स में जो हम इंस्ट्रक्शंस देते थे वो ओनली असेंबली लैंग्वेज में लिखी जाती थी और ये सभी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता था क्योंकि अगर किसी को असेंबली लैंग्वेज नहीं आती होगी तो वो नहीं कर पाएगा। इसलिए जो एक्सपर्ट्स थे जिनको आती थी वही इसको अंडरस्टैंड करते थे, इनके इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड कर पाते थे। ऑपरेटिंग सिस्टम वाज स्लो एज इंटरनल स्टोरेज कंसिस्टेड ऑफ मैग्नेटिक ड्रम। जो मतलब इंटरनल स्टोरेज थी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो चलाता था अंदर वाला हिस्सा वो था मतलब वो मैग्नेटिक ड्रम से बना हुआ था और वो काफ़ी हीट प्रोड्यूस करता था। इन दिस कंप्यूटर थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स वर पुट विच प्रोड्यूस्ड ह्यूज हीट, सो दिस कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड एयर कंडीशनिंग। अगर देखो किसी भी कमरे में ज़्यादा हीट होगी तो हमें भी मतलब मनुष्य को भी बैठने में दिक्कत होगी और इसीलिए उनको मतलब जहाँ पर भी ये कंप्यूटर होते थे वहाँ पर हमें एयर कंडीशनिंग की लोड़ पड़ती थी, मतलब एसी वगैरह की। द पावर कंजप्शन ऑफ these computers were very high and abundant as they were using vacuum tubes in thousands, where each vacuum tube consumed about half a watt of power. The storage capacity of these computers was limited. जो storage capacity थी वो limited थी। Commercial use of these computers was limited due to और जो इसकी cost थी वो भी मतलब कमर्शियल थी क्योंकि कमर्शियल थी और कम्प्लेक्स मतलब जो भी इसको यूज़ करना चाहेगा वो कमर्शियल के लिए ही अपने यूज़ कर सकता है। दिस कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड मैनुअल असेंबली ऑफ ईच कंपोनेंट टू फॉर्म ऑफ functional units. These computers were not reliable as they were prone to frequent hardware failures. अगर इसका कोई भी हार्डवेयर में कुछ भी मतलब कोई दिक्कत आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो सारा कंप्यूटर ही नहीं चलता था, जो कि इसकी अच्छी बेनिफिट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ गई सेकेंड जनरेशन 1956 टू 1964। इसमें पहले में हमारे पास फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स थी, ठीक है, जो कि लोड्स ऑफ हीट प्रोवाइड करती थी। जो भी यूज़र था उसको दिक्कत होती थी पढ़ने में, मतलब वो ज़्यादा देर तक कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकता था। तो उन्होंने सोचा कि सेकंड जनरेशन में हमारे पास कुछ नया ऐसा करना चाहिए कि जिससे वो जो वैक्यूम ट्यूब है उसका एरा थोड़ा सा है वो कम हो जाए, ठीक है। सो सेकेंड जनरेशन में हमारे पास आ गए ट्रांजिस्टर्स वर यूज इन द प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। अभी क्या है कि हम वैक्यूम ट्यूब की जगह पे ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करना शुरू कर दिया, जो कि किसका बना हुआ था, सिलिकॉन का, ठीक है। और ये इन्वेंट किया था जॉन बार्डिन, वॉल्टर ब्रेशियन एंड विलियम शॉकली ने। और ये जो है ट्रांजिस्टर जो है वो स्मॉल भी थे वैक्यूम ट्यूब से। वैक्यूम ट्यूब बड़े थे, ज़्यादा जगह घेरते थे और जब ट्रांजिस्टर आ गए अब सेकंड जनरेशन में तो वो लेस जगह घेरेंगे और पोर्टेबल भी होंगे और लेस हीट भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो ट्रांसमिशन ऑफ डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर वाज पॉसिबल इन दिस जनरेशन एंड कंप्यूटर्स कुड कम्युनिकेट विद अदर्स यूजिंग टेलीफोन लाइन। प्रोसेसिंग स्पीड वाज स्टिल लो। मतलब क्या है कि जो ट्रांसमिशन ऑफ डाटा वो वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर करना ईजी हो गया था जनरेशन मतलब
कि मतलब उसकी जनरेशन में थोड़ा सा सुधार आया कंप्यूटर की जनरेशन में। एंड कंप्यूटर कुड कम्युनिकेट विद अदर यूजिंग टेलीफोन लाइन्स। मतलब जो कंप्यूटर में आपस में कम्युनिकेशन होती थी वो किसके थ्रू होती थी, टेलीफोन लाइन्स के थ्रू। और जो मतलब स्टिल अभी भी फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन में भी स्पीड इसकी लो ही रही है, ठीक है। रिप्लेस मशीन लैंग्वेज विद, उसमें क्या था फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ असेंबली लैंग्वेज जिसको आती है वही समझ सकता था, लेकिन अब क्या सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर दिया, मशीन लैंग्वेज में रिप्लेस कर दिया, ठीक है। वर्ड प्रोग्रामिंग कोड्स कुड बी यूज इन रिप्लेस ऑफ बाइनरी कोड्स, और बाइनरी कोड्स की जगह पे प्रोग्रामिंग कोड्स लगाए गए। और ये हैं ऐसे, मतलब काफ़ी डिफरेंस है। देखिए ये हमारे पास ट्रांजिस्टर्स हैं और ये देखिए वैक्यूम ट्यूब्स। आप देख के पता लगा सकते हैं कि मतलब ट्रांजिस्टर्स में और वैक्यूम ट्यूब्स में कितना फ़र्क है। तो इसकी एग्जांपल्स हैं IBM 70 सीरीज़, 1400 सीरीज़, 1600 सीरीज़, ठीक है। ये है इसके एग्जांपल्स। और हम आगे प्रैक्टिस करते हैं। ट्रांजिस्टर्स वर यूज इन दिस जनरेशन, ये तो हमें पता चल ही गया है। दे वर स्मॉलर इन साइज़, ये भी बेनिफिट है। दे प्रोड्यूस लेस हीट दैन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। मतलब कि अगर नए जनरेशन को बनाया गया तो उसके फ़ायदे के लिए बनाया गया होगा ना, कि मतलब अगर फर्स्ट जनरेशन में हीट ज़्यादा है तो सेकंड जनरेशन में ऑब्वियसली उसमें हीट कम होगी तभी वो चला, है ना। स्टोरेज कैपेसिटी वॉज लार्जर, जो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी वो भी उससे ज़्यादा होगी, ठीक है। और वो फास्टर भी होगा फर्स्ट जनरेशन से। ओके, दे ऑल्सो रिक्वायर रेगुलर मेंटेनेंस भी रिक्वायर करता है। दिस कंप्यूटर्स रिक्वायर लेस एयर कंडीशनिंग एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन। और इसके लिए हमें मतलब उसमें था कि वो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे, तो हमें एयर कंडीशनर हवा भी इतनी चाहिए मनुष्य को अगर कोई भी काम कर रहा है तो। और इसमें क्या है, हीट कम प्रोड्यूस हो रही है तो हमारा मतलब हम AC लगाएं या ना लगाएं उस वो भी मतलब आपके ऊपर है, तो वो भी आपका बेनिफिट हो गया, ठीक है। Due to the due to their complex circuitry, proper knowledge was required to work on these। मतलब कि जो भी था वो पिछली जनरेशन के हिसाब से देखकर कुछ न्यू जनरेशन में इन्वेंट करने के लिए बनाया गया। आगे हमारे पास आएगी थर्ड जनरेशन है 1964 to 1971, ठीक है। मतलब 2 जनरेशन हमारी कंप्लीट हो गई है, अभी हमारे पास आई है थर्ड जनरेशन। और रेवोल्यूशन इन द कंप्यूटर डेवलपमेंट टुक प्लेस विद द डेवलपमेंट ऑफ integrated circuits on a single silicon chip. Chip is very small surface of silicon. Pioneering example is the XPEX मॉड्यूल यूज इन IBM 36091 विद स्पाइस स्टैकिंग। अभी उसमें हमारे पास ट्रांजिस्टर्स यूज़ हो रहे थे, इसमें हमारे पास आ गए हैं क्या आया न्यू, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है, जो कि सिंगल सिलिकॉन चिप है। तो ये देखिए अभी सेकंड जनरेशन का भी इसने पावर कम कर दी, ठीक है। मतलब हीट भी कम होगी इसमें और ये प्लेस भी कम लेगी, तो हमारे पास कितने फ़ायदे हो जाएंगे, है ना। ये है ऐसे। Integrated circuit introduced a computer that had lower cost, had more memory and faster processing than first generation computer. The first commercially available mini computer was introduced in 1965. In late 1970, Intel produced a 1K RAM chip, and at the same time the concept of programming language was developed, that is in 1956 Photon, एंड इन 1959 COBOL 20 वर डेवलप। मतलब 1956 में फोर्टन डेवलप हुआ था और 19 लैंग्वेजेस आई हैं, और 1959 में COBOL 20 डेवलप हुआ, ठीक है। ये सारा कॉन्सेप्ट है। आगे हम करते हैं प्रैक्टिस। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वर स्मॉलर इन साइज़। देखिए तो इसका स्मॉल हो गया साइज़, है ना, तो ये पोर्टेबल भी हो गया। अब मेमोरी भी इसकी हाई होगी, पावरफुल CPU होगा, लार्ज मतलब मेमोरी जो है हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है इसमें इस जनरेशन में यूज़ हुई हैं, पावरफुल भी है, स्मॉलर भी है, ठीक है। ट्रांजिस्टर से टाइम शेयरिंग है। मिनी कंप्यूटर्स वर इंट्रोड्यूस। मिनी कंप्यूटर्स जो थे वो इस जनरेशन में आए थे। पोर्टेबल हो गए, जैसे कि मैंने बोल दिया, रिलायबल भी है, लो कॉस्ट है,
लेसर प्रोन टू एरर्स, मतलब कि जितनी ज़्यादा उसमें कम गलतियाँ होंगी उतनी ज़्यादा यूज़र को कम गलतियाँ निकालने का मौका मिलेगा और उसका टाइम भी सेव होगा। दे रिक्वायर्ड लेसर पावर एंड लेसर स्पेस फॉर इंस्टॉलेशन ड्यू टू देयर स्मॉल साइज। They were small. They were very much suitable for scientific applications. They were widely used for commercial uses. Also commercial के लिए भी यूज़ होता है, साइंटिफिक का अगर कुछ हमें करना है तो वो भी हाई लेवल लैंग्वेजेस इसमें आई थी, फोर्टन कोबोल पास्कल बेसिक, ठीक है। ये सारी इसकी प्रैक्टिस। अभी हमारे पास आएगी फोर्थ जनरेशन, वो जो थी 1975 टू 1989। इसमें क्या हुआ, इसमें हमारे पास आया लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसने किसको प्लेस किया, इंटीग्रेटेड सर्किट्स को, ठीक है। तो इसमें भी वही होगा, हीट कम होगी, स्पेस कम लेगा, पोर्टेबल होगा, और क्या बोलते हैं उसको, जो उसका साइज़ है वो भी कम होगा, एक्सपेंसिव कम होगा, फास्टर होगा, मेमोरी का जो साइज़ है वो भी बढ़ गया होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं हम इसमें न्यू क्या है। जो इसमें उसमें था कि हमारे पास जो लैंग्वेजेस थी जैसे कि कबोल हो गया, पास्कल, वो इसमें आई थी थर्ड जनरेशन में। और फोर्थ जनरेशन में क्या किया उन्होंने, फोर्थ जनरेशन में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया नेटवर्किंग को, कंसेप्ट ऑफ नेटवर्किंग। मतलब अगर नेटवर्किंग होगी हमारी तो वो भी ज़रूरी है, ठीक है। नेटवर्किंग आ गई लैन, वैन एंड मैन, मन नहीं दो ही हैं, लैन और वैन ही हैं। लैन आ गया लोकल एरिया नेटवर्क एंड वैन आ गया वाइड एरिया नेटवर्क। कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्किंग केम इनटू बीइंग। दिस जनरेशन इंट्रोड्यूस ऑफिस ऑटोमेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग लाइक क्वेरी लैंग्वेज, स्प्रेडशीट, रिपोर्ट राइटर्स एक्सेट्रा, ठीक है। मैनी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक MS विंडोज़ एक्सेट्रा वर इंट्रोड्यूस। इसमें ही मतलब फोर्थ जनरेशन में हमारे पास MS DOS और MS विंडोज़ आई थी। इस जनरेशन में हमने इनको इन्वेंट किया था, ठीक है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी ऐड होगी, C++, ADA वर ऑल्सो डेवलप्ड इन दिस जनरेशन। आगे हम इसके फीचर्स करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि स्मॉलर हो गया, उसका साइज़ कॉम्पैक्ट हो गया, और जो उसके कंपोनेंट्स है वो काफ़ी हाई हो गए, ठीक है। लार्ज प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज एंड हार्ड फास्टर प्रोसेसिंग, जो उसकी प्रोसेसिंग होगी वो स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी, लेस एक्सपेंसिव होगा, फास्टर होगा, रिलायबल होगा थर्ड जनरेशन से। फोर्थ जनरेशन वर स्मॉलर इन साइज एंड इजीली पोर्टेबल हो गया अभी, है ना कंप्यूटर। वो तो वो लेस हीट प्रोड्यूस करेगा, तो उसके लिए हमें लेस एयर कंडीशनर्स चाहिए, ठीक है। ऐसे प्रोड्यूस लेस, ये भी हो गया। मैनुअल असेंबली इज़ नॉट रिक्वायर्ड, मतलब कि उसको असेंबल करना इतना ज़रूरी नहीं था। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज्ड विद दिस जनरेशन कंप्यूटर्स आर क्वाइट एडवांस्ड, cost of software increased and that of hardware decreased, concept of pipeline processing was introduced, new operating systems were introduced, ठीक है। ये काफ़ी अफोर्डेबल भी था, मतलब कोई भी पर्सन इसको इजीली अपने होम में भी रख सकता था। अभी हमारे पास आ गई फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन मतलब जो अब हमारे पास चल रही है और जो आगे उसमें इन्वेंट होता रहेगा, ठीक है, उसके बारे में है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी जो है कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाली गई है। मतलब कैसे, वो मेजर ड्रॉबैक ऑफ फोर्थ जनरेशन, मतलब जो इन्वेंट कर रहे थे इनको, उस उन्होंने ड्रॉबैक क्या निकाला है फोर्थ जनरेशन का, कि जो इंटेलिजेंस थी वो ज़्यादा नहीं थी कंप्यूटर्स के अंदर, ठीक है। मतलब कि मनुष्य जो था, जो यूज़र था, वो खुद का मतलब ज़्यादा दिमाग लगाता था कंप्यूटर की, मतलब उसको यूज़ करने में, ठीक है। अभी तो कंसेप्ट आ गया। सो लैक ऑफ थिंकिंग पावर हैज़ फोर्स द साइंटिस्ट टू वर्क फर्दर फॉर फिफ्थ जनरेशन
Computers. The concept of artificial intelligence is being used in these computers. The fifth generations are still under research and development stage. मतलब जो फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर है वो अभी भी रिसर्च में चल रहा है, ठीक है, और वो डेवलपिंग स्टेज में है, ठीक है. टेक्नोलॉजी इज यूज्ड where 10 million electronic components can be placed on microprocessor chips. इसमें हमारे पास क्या यूज़ हो रहा है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन like voice recognition is there and expert systems also assist doctors in making diagnosis. ये सारा कुछ जो है वो फिफ्थ जनरेशन में न्यू ऐड हुआ है, ठीक है. तो ये है हमारे पास अच्छे पॉइंट्स है, ये पढ़ते हैं हम. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स इंक्लूड वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, गेम प्लेइंग, रोबोटिक्स. ये हमारे पास 4 पॉइंट्स है, ठीक है. वॉइस रिकॉग्नाइजेशन मतलब द सिस्टम कन्वर्ट्स द स्पोकन वर्ड्स इनटू रिटन वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रीडिफाइंड पैटर्न फेड इनटू द कंप्यूटर. और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में अलाउज पीपल टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर्स. मतलब जो कंप्यूटर है, जो यूज़र है वो कंप्यूटर के साथ अच्छे से इंटरेक्ट हो सकते हैं विदाउट एनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज. मतलब पहले तो ये था ना कि उसको पहले लैंग्वेज सीखनी पड़ती, जैसे असेंबली लैंग्वेज ही कंप्यूटर पे करता था या उसी में आंसर देता था, तो जिसको वो असेंबली लैंग्वेज आती होगी वही पढ़ सकता था. अभी इसमें ये है कि उसकी जो मतलब जो आउटपुट देता है वो मतलब कोई भी समझ सकता है. गेम प्लेइंग है. गेम्स आर ऑटोमेटेड इन दिस जनरेशन. कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर एबल टू बीट ह्यूमंस. Robotics are completely programmed computers which are able to perform any task assigned to it. This machine can hear, see and react to them. मतलब आजकल के रोबोट्स भी ऐसे आ गए हैं कि वो आपकी तरह ही बिहेव करते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं. आपके अगर आप कुछ भी उनको बोलते हो या कुछ भी जो भी आपने उसके अंदर मशीनरी का काम डाला होगा, मतलब जैसे भी आपने उसमें प्रोग्राम्स डाले होंगे, जो भी वो उसमें आपने डाला होगा वो उसी तरह से रिएक्ट करता है. कि अगर हमारे पास ये हम हेयरिंग का डालते हैं, सी का डालते हैं, अगर वो देख सकता है, रिएक्ट कर सकता है, अगर आप उसको कुछ भी करते हो, तो ये काफ़ी सारे फ़ायदे हो गए हैं कंप्यूटर के आने से. इसके फीचर्स क्या क्या हैं. कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आई इसमें फिफ्थ जनरेशन में हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई. स्मॉलर हो गया साइज और पोर्टेबल भी हो गया, ठीक है. एयर कंडीशनर की ज़रूरत भी नहीं पड़ी. पावरफुल हो गया फोर्थ जनरेशन से. दिस कंप्यूटर हैव हाई प्रोसेसिंग स्पीड भी बढ़ गई, स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ गई, कॉस्ट भी जो है वो मतलब इतनी नहीं थी, कम हो गई है. Manual assembly of components is not required. Useful in various streams like मल्टीमीडिया एनिमेशन और डिज़ाइनिंग में यूज़ होने लगा, ठीक है. AI में यूज़ होने लगा. लिस्प एंड प्रोलॉग दे आर टोटली जनरल पर्पस कंप्यूटर्स. मतलब जो इसका पर्पस था वो बढ़ ही गया है. अभी हमारे पास आ गया सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डाटा प्रोसेसिंग टेक्निक्स. ये हमारी होगी एक टेक्निक ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन. अभी हमारे पास सेकंड टेक्निक जो है वो है डाटा प्रोसेसिंग टेक्निक. इसमें हम 3 टाइप्स के करेंगे कंप्यूटर्स. एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स, हाइब्रिड कंप्यूटर्स, ठीक है. एनालॉग कंप्यूटर्स जो हैं आर डिफरेंट फ्रॉम अ डिजिटल कंप्यूटर. Analog computers operate by measuring rather than counting and can perform several mathematical operations simultaneously. Analog computers uses continuous signals as input. It also uses continuous variables for mathematical operations and utilize mechanical और इलेक्ट्रिकल एनर्जी. से हम एग्जांपल थर्मामीटर एंड स्पीडोमीटर जो है वो इसकी एग्जांपल्स है, ठीक है. ये रिप्रेजेंट करता है एनालॉग सिग्नल को. मतलब पहले अप जाएगा तो पॉजिटिव है, अगर नीचे को आएगा तो नेगेटिव है, ठीक है. डिजिटल कंप्यूटर और ये जो है एनालॉग कंप्यूटर जो है वो सिर्फ
काउंटिंग के लिए यूज़ होता है, मतलब इसमें हम मैथमेटिकल ऑपरेशन ही कर सकते हैं। डिजिटल कंप्यूटर, डाटा फ्लोज इन डिस्क्रीट फॉर्म, उसमें था कि डिजिटल वो था अप डाउन जा रहा है डाटा, इसमें डिस्क्रीट फॉर्म में जाएगा। इट सर्कल्स कैन परफॉर्म ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस, उसमें सिर्फ ज़ीरो और अगर तो ये है। देखिए ऐसे है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास ज़ीरो है, ज़ीरो से स्टार्ट है, और ये हमारे पास वन है। मतलब अगर तो ज़ीरो वैल्यू आती है तो वो ऊपर को जाएगा, ठीक है, और ये पॉजिटिव भी होगा। अगर तो नेगेटिव वैल्यू मीन्स वन है, ठीक है, तो वो नीचे को जाएगा, ठीक है। ऐसी तरह से वेव है, और ये आ गया डिजिटल। और नहीं, सॉरी, एनालॉग, ये हमारे पास एनालॉग था, सॉरी गाइस, गलती होगी। डिजिटल में हमारे पास, ठीक है, बाइनरी डिजिट्स यूज़ कर रहे हैं, प्रेजेंस कर रहा है वन और एब्सेंट। अगर तो वन है तो वो एब्सेंस है, ठीक है, मतलब कि जो उसका वोल्टेज है अगर तो ऑन होगा तो वो वन है, अगर नहीं होगा तो वो ज़ीरो है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स, ज़ीरो एंड वन, वन के फॉर्म में 8 बिट्स रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ रिप्रेजेंट एज, ये देखो ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है ये, मतलब एनालॉग ऐसा था, ठीक है, और डिजिटल कैसा है अभी, डिजिटल ऐसा आया, दिस वन इज डिजिटल, और ये एनालॉग था, एनालॉग। दे कैन बी फर्दर डिवाइड, अभी ये आगे फर्दर डिवाइड किए गए हैं, स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस। स्पेशल पर्पस में आ गया कि वो सॉल्व कर रहा है स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, मतलब खुद उसको दी जाएंगी प्रॉब्लम वही सॉल्व करेगा, ठीक है। फास्ट है काफ़ी, और परमानेंटली स्टोर करते हैं कंप्यूटर में। जनरल पर्पस क्या है कि डिज़ाइन टू सॉल्व लार्ज वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम, उसमें छोटी छोटी प्रॉब्लम जो थी स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व कर सकते हैं। इसमें लार्ज मतलब बड़ी प्रॉब्लम जो भी होगी वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। वर्सटाइल है काफ़ी, ठीक है, बिजनेस एप्लीकेशन के लिए। दे कैन प्रोसेस बिजनेस डाटा एंड सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। एफिशिएंट है, स्लोअर है। ओके, देन आ गया हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग हो गया, डिजिटल हो गया, अभी आ गया हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या था कि उसमें वो टाइप्स, मतलब इन दोनों टाइप्स के सिग्नल्स जो थे वो यूज़ होंगे। Hybrid computers use both types of signals, analog as well as digital signals as input. In this type of computers, the digital segments perform process control by conversion of analog signals to digital ones. Areas of applications of these computers are nuclear power plants, mines, intensive care units of hospital, chemical process plants, etc. So we can say hybrid computers are used in our daily life. अभी जो हम हाइब्रिड कंप्यूटर है वो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। अभी क्लासिफिकेशन आ गई हमारे पास। क्लासिफिकेशन हमने दो टाइप्स की कर ली है। क्लासिफिकेशन कैन बी बेसिस ऑफ जनरेशन कर लिया और डाटा कर लिया। बेसिस के अंदर, जनरेशन्स के अंदर थी ये फिक्स जनरेशन, 5 जनरेशन्स थी, ठीक है, जिसमें हमने अलग अलग किए। और डाटा प्रोसेसिंग टेक्निक्स के अंदर थी एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल और हाइब्रिड। ये हमने दो कर लिए हैं क्लासिफिकेशन। अभी हम क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्पीड, ठीक है। उसमें हमारे पास होंगे ये 5 पॉइंट्स: सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स और पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप एंड हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्पीड। सुपर कंप्यूटर, सबसे पहले आ गया हमारे पास सुपर कंप्यूटर। ये जो था मेन फ्रेम से काफ़ी इजीली था, ठीक है। एज द नेम सुपर कंप्यूटर specifies that these are most powerful computers even than mainframe. The highly calculation intensive tasks can be effectively performed by means of supercomputers. Quantum physics, mechanics,
मैकेनिक्स, वेदर फोरकास्टिंग, ऐसा था ये कंप्यूटर। देखो कितना बड़ा है। मॉलिक्यूलर थ्योरी आर बेस्ट स्टडीड बाय मीन्स ऑफ सुपर कंप्यूटर्स, मतलब इसमें हम स्टडी कर सकते थे। मॉलिक्यूलर थ्योरी मतलब जो भी थी उसमें दी गई थी। जो इसकी प्रोसेसिंग थी, काम को कर रही थी, वो इनक्रेडिबल थी। मतलब एबल टू कैलकुलेट एंड एग्जीक्यूट ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन सेकंड्स, मतलब ये सेकंड्स में काम करता था, काफ़ी अच्छा था। और इसको हॉलीवुड स्टूडियो में यूज़ किया गया फॉर एनिमेशन के लिए, फॉरकास्टिंग वेदर रिपोर्ट्स के लिए भी यूज़ किया गया। और फिर मेनली ये यूज़ होता था साइंटिफिक कैलकुलेशंस एंड रिसर्च के लिए, क्योंकि ये पैरेलल प्रोसेसिंग करता था, इसलिए जो प्रोसेस था डाटा वो भी जल्दी करता था। ड्यू टू इट्स वेरी फास्ट मेमोरी स्टोरेज, रिट्रीविंग ऑफ डाटा इज़ वेरी फास्ट, मतलब जो डाटा था वो काफ़ी जल्दी रिट्रीव कर लेता था। एग्जाम्पल है कुछ उनके कंप्यूटर्स की। क्रेव वन डेवलप्ड इन 1976 टू साइबर हिटाची एच सीरीज IBM 30A है। ठीक है, ये सारे कुछ एग्जाम्पल है, ये आप खुद पढ़ लेना। अभी हमारे पास आ गई फीचर्स क्या क्या थी। सुपर फास्ट था कंप्यूटर, ठीक है, नैनो सेकेंड्स में काम करता था। एबल टू परफॉर्म साइंटिफिक एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन। सुपर कंप्यूटर आर यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग, किसके लिए ये यूज़ होता था? स्टडिंग DNA स्ट्रक्चर्स, इमेज प्रोसेसिंग, ऑयल एक्सप्लोरेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज बाय गवर्नमेंट agencies for defense, etc., earthquake prediction, remote sensing, development of atom bombs and nuclear research, etc. World length of these computers are 64 bytes. They are very large in size and not portable. Portable नहीं थे ये, ठीक है। अभी हमारे पास आ गया सेकंड, जो कि है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये भी काफ़ी पावरफुल था, उससे लार्ज थे कंप्यूटर। स्टोर इनरमस इंफॉर्मेशन, मतलब कि इनरमस का मतलब होता है कि जितनी इंफॉर्मेशन एक उसको दी गई होगी, अगर तो उसको इंफॉर्मेशन दी है, कोई भी लाइन है, मतलब ये मैंने इंफॉर्मेशन दी कंप्यूटर में, एग्जांपल मैं ले रही हूँ, ये मैंने इंफॉर्मेशन दी कंप्यूटर को, ठीक है, इतना मैंने डाटा दिया कंप्यूटर को कि तो स्टोर कर दे। अभी अगर उसमें स्पेस होगी तो वो तभी उसको स्टोर कर देगा, ऐसे थोड़ा कर देगा, है ना। उसकी स्टोरेज है इतने, वो इतने ही स्टोर कर पाएगा वर्ड्स, और ये जो बाकी का मेरा डाटा वो स्टोर ही नहीं होगा, वो डिलीट हो जाएगा। तो ये इसकी कमी थी, ठीक है। और ये बैंक टिकट रिजर्वेशन इंश्योरेंस कंपनी के लिए यूज होता था, ज़्यादातर उसमें यूज़ करते थे। प्रैक्टिस हैं इसके, चीपर था, कॉस्टली था, ठीक है। लार्ज स्पेस, उसको भी लार्ज स्पेस चाहिए थी। एयर कंडीशनिंग चाहिए, अगर हीट होगी तो एयर कंडीशनिंग की यूज़ तो वहाँ पर होगा ही होगा। मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसकी हाई थी। डाटा स्टोरेज जो कैपेसिटी थी वो भी ज़्यादा नहीं थी। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर एक्सेप्टेड, मतलब इस अगर किसी को हाई लेवल लैंग्वेज आती होगी तो वही इसको यूज़ कर सकता था, बाकी तो उसको समझ ही नहीं पाएंगे ना। दे आर नॉन पोर्टेबल, पोर्टेबल नहीं था ये बिल्कुल भी। दिस कंज्यूम हाई इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ करता था। अभी आ गया हमारे पास थर्ड मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर आ गया छोटा, तो ये पोर्टेबल भी होगा, हीट भी लेस प्रोवाइड करेगा, है ना। स्मॉलर आ गया, ठीक है जी। मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड दे आर ऑल्सो लेस एक्सपेंसिव, कॉस्टली भी कम होगा। जिसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी थी वो भी मेनी कंप्यूटर्स और मेन फ्रेम कंप्यूटर से ज़्यादा होगी, मिड रेंज थी इसकी, ठीक है। फीचर्स ऑफ मिनी फ्रेम्स आ गए। दे आर यूज एज मल्टी यूजर सिस्टम्स, एज मोर दैन वन यूजर कैन यूज सिस्टम एट द सेम टाइम। रैम यूज़ होने लगी, जनरल पर्पज़ के लिए, स्पेशल पर्पज़ के लिए कंप्यूटर यूज़ होने लगा। एयर कंडीशनिंग कम यूज़ होने लगी। अभी हमारे पास आ गया माइक्रो कंप्यूटर। अ कंप्यूटर विद अ माइक्रो प्रोसेसर एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ नोन एज, इसमें हमारे पास आ गया CPU, ठीक है। ऑक्यूपाई, जो स्पेस है वो कम ऑक्यूपाई करता था, डिवाइड हो गया डेस्कटॉप में और लैपटॉप मॉडल्स में, ऐसा आ गया ना, मतलब कंप्यूटर देखिए। कैन बी फाउंड एवरीवेयर, दिस कंप्यूटर्स आर स्लोअर देन द लार्जर कंप्यूटर्स, these computers are inexpensive,
अनएक्सपेंसिव, इजी टू यूज़, ठीक है। डेस्क पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप, ये सारे आ गए इसमें। लैपटॉप आ गया, ठीक है मेरे पास। लैपटॉप रन और सिंगल बैटरी, एक्सटर्नल अडेप्टर, चार्जर के, मतलब कंप्यूटर बैटरीज बहुत अच्छी थी। लैपटॉप से आपको पता ही है, अभी आ गया हमारे पास लैपटॉप, तो ये पोर्टेबल भी है, इजी टू यूज़ है, तो इसको कोई भी यूज़ कर सकता है ना। ये सारे थे हमारे पास आज की जनरेशन क्लासिफिकेशंस थे कंप्यूटर्स की। सो गाइस, थैंक यू सो मच आज की वीडियो के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।